नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं उपसर्ग पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इसके पूर्व मैंने वीडियो में इसमें आपको मैंने उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के कार्य क्या हैं और उपसर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जब मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग को हमारे जो हिंदी भाषा में जो उपसर्ग आए हुए हैं, हिंदी भाषा को लेकर के 3 वर्गों में बांटा गया है। एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो आज हम इस वीडियो में संस्कृत के जो उपसर्ग हैं 22 उपसर्ग जो हैं, इसके पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी के 13 उपसर्ग और उर्दू और फारसी की 19 उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको मैं क्रमशः आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में और उन उपसर्गों का अर्थ निकलता है और उन उपसर्गों से क्या शब्द बनते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उन 22 उपसर्गों का अर्थ क्या है और उन उपसर्ग से कौन कौन से नवीन शब्द बनते हैं। पहले हम आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि संस्कृत के 3 कॉलम बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर जानकारी दे दूं कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के आरंभ में लगता है और शब्द के आरंभ में लग करके शब्द के अर्थ में विशिष्टता लाता है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कोई शब्द है, जैसे हार शब्द है, इसके पूर्व में अगर हम उपसर्ग लगा देंगे, उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा उपहार। तो जो उपसर्ग होता है ये उपसर्ग है आपका। उपसर्ग जो है वह शब्द के पूर्व यानी पहले आते हैं और उस शब्द में लग करके शब्द में एक नवीनता लाते हैं, एक जो है विशिष्टता लाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। तो आज हम इस वीडियो में संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनके वह कौन कौन से उपसर्ग हैं, उन उपसर्ग का अर्थ क्या है और उनका हम शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं। आइए तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम उपसर्ग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अर्थ, यहाँ लिखेंगे नवीन शब्द, नवीन शब्द। ठीक है, आप देखते हैं पहला उपसर्ग जो है प्रति। क्या है? प्रति। आइए हम देखते हैं संस्कृत का जो है प्रति उपसर्ग। ये उपसर्ग, अर्थ और नवीन शब्द मैंने 3 कॉलम बनाया है जिससे आपको उपसर्ग समझने में आसानी हो। जैसे प्रति उपसर्ग है, प्रति का जो अर्थ निकलता है विपरीत, हर एक, सामने। जब हम प्रति उपसर्ग लगा के शब्द बनाएंगे बनेगा प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रत्यक्ष। जो ये शब्द है इसमें अधिकतर जो है विद्यार्थियों को उपसर्ग निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको जब इस शब्द में से उपसर्ग निकालना हो तो उसका एक ही सलूशन है कि आप पहले इन शब्दों को तोड़िए। ठीक है, मैंने इससे पूर्व संधि का वीडियो बनाया था, तो संधि के वीडियो में मैंने स्वर संधि आपको समझाया था। तो स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको 5 स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें यण संधि आता है, यण संधि। तो यण संधि में बताया था कि जब ई के बाद उसके 2 नियम मैंने बताए थे। पहले बताया था जब ई के बाद कोई भी स्वर आता है, ई को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आता है तो हो जाता है या हो जाता है। तो उसी नियम के तहत ये जो आपका प्रत्यक्ष है
जब हम इसे शब्द इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा प्रति धन अक्ष, ये हो जाएगा। यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है, पहले शब्द का आ है, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और जो ये प्रति जो ता है, ये पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर ये आधा हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए सामने है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब इस प्रकार के शब्द रहे तो उसे उस शब्द को संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने के बाद ही आपको मालूम हो पाएगा उसमें कौन सा अक्षर लगा हुआ है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। कोई लिख देगा प्रा लिख देगा, कोई प्रा आधा ता कर देगा उपसर्ग, तो ये सब गलतियां हो जाती हैं। लेकिन देखिए इसे प्रतिदिन है, प्रतिकार है, मैं समझता हूँ इसमें कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इस शब्द आते से प्रत्यक्ष हो गया तो इसमें जो है फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सोल्यूशन बता दिया। इसका एक ही इलाज है कि आप शब्द को तोड़िए, यानी संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने के बाद क्लियर हो जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। आइए देखते हैं दूसरा, प्र। प्र जो का अर्थ निकलता है अधिक या आगे या विशिष्ट। इस प्रकार जो शब्द बनेगा प्रगति, प्रकृति, प्रयोग। हमेशा ध्यान रखिए कि उपसर्ग को अगर हम हटा दें उसके बाद जो शब्द बचता है उसका अर्थ निकलना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसे गति है, आप समझते हैं गति का अर्थ क्या होता है। कृति मतलब रचना, योग मतलब जोड़ या जुड़ाव, ठीक है। तो मैं देख रही अगर मैं ये प्रा उपसर्ग में निकाल देता हूँ इन तीनों शब्दों में से, तो उसके बाद जो शब्द बच रहा है इसे ये मूल शब्द है। ये मूल शब्द कभी कभी परीक्षाओं में भी आता है। ये दिया गया प्रगति, और आपसे कह देंगे कि प्रगति में मूल शब्द क्या है, तो आप सीधे बता दीजिएगा गति है। आपसे पूछ लेंगे प्रगति, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप बताएंगे प्रा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जब हम उपसर्ग को अलग करें उसके बाद जो शब्द वस्तु से मूल शब्द कहते हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा, परा। परा का जो अर्थ निकलता है उपसर्ग का विपरीत है, अधिक है, अनादर है। जब इसको हम शब्द बनाएंगे पराभव, पराकाष्ठा, पराक्रम। फिर आइए देखते हैं चौथा, अप। अप का जो उपसर्ग का अर्थ जो निकलता है जब शब्दों में प्रयोग करते हैं उपसर्ग का, तो निकलेगा बुरा या लघुता या दूर से। जैसे अपयश, अपकार, अपमान। ये सब बहुत ही आसान उपसर्ग हैं जो आपको बड़े आसानी से समझ आ रहे होंगे। फिर ये देखिए सम, ये देखिए माँ के नीचे अनंत लगा हुआ है। ये कौन सी संधि, व्यंजन संधि का है ये। तो सम का जो अर्थ निकलता है सुंदर, अच्छा, पूर्ण रूप के साथ, ठीक है। जब इसे बनाएंगे संपूर्ण हो गया, संग्रह हो गया, संकल्प हो गया। इसमें आपको दिक्कत आएगी कि जो ऐसे शब्द आते हैं तो ये हमेशा बच्चों को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको एक ही सलूशन बताया कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। संपूर्ण, समधनपूर्ण, संग्रह, समधनग्रह, समधनकल्प, संकल्प। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये पूरे व्यंजन संधि के उदाहरण है, सब व्यंजन संधि है। इसके पूर्व मैंने संधि आपको समझाया है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्रम वाइज, यानी चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण जो हमारा व्याकरण का है उस हिसाब से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ कि जिससे हर कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है। अगर हम संधि नहीं समझ पाए, उपसर्ग नहीं समझ पाएंगे, अगर हम वर्ण विचार नहीं समझ पाए, संधि नहीं समझ पाएंगे, तो कहने का है कि हिंदी व्याकरण के जो मैंने अध्याय से पूर्व बनाए हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको आगे आने वाले समय में आपको मैं समास पढ़ाऊंगा, तो इसी सब संधि आएगी, उपसर्ग आएंगे, उन सबको वहाँ पर प्रयोग होता है। इसलिए हर चीज़ को समझना जरूरी है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सम मैंने आपको बता दिया। आते अनु। अनु का जो उपसर्ग लगता है शब्दों में, तो उसका अर्थ निकलेगा पीछे, योग्य, साथ साथ। जैसे अनुचर हो गया, अनुज हो गया, अनुगमन हो गया। आइए हम देखते हैं अव। अव उपसर्ग देखिए, अव का जो अर्थ निकलता है बुरा, लघुता, दूर, नीचे। जब हम शब्द बनाएंगे अवनति, अवगुण, अवतार। उसके बाद देखिए आठवां उपसर्ग जो है निस। निस उपसर्ग जो अर्थ निकलता है बिना, बाहर या निषेध। जब इसको शब्द के रूप में यह उपसर्ग लगा के जब शब्द बनाएंगे तो निसंदेह, निसंतान, निस्तेज। तो मैं आपको ये बता दूं
कि जहाँ पर आपको आधा सा मिल जाए तो वहाँ पर निस उपसर्ग होगा, ये पहचान बता देता हूँ। कभी कोई बच्चे गलती कर जाते हैं, कोई नी उपसर्ग लगा देगा, कोई नी आधा सा कह देगा, तो इसमें गलती हो जाती है। इसलिए ऐसे ऐसे उपसर्गों को समझने की जरूरत है। ठीक है, फिर आइए नवा देखते हैं। निर, बिना, रहित और बाहर, इसका अर्थ निकलता है। इसके जो शब्द बनेंगे निर्दोष, निर्मल, निर्दय। जब से कभी कभी जब ये शब्द आ जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। हम इसका उच्चारण जब करें निर्दोष, निर्बल, निर्दय, जब उच्चारण करेंगे तो अपने आप क्लियर आ जाएगा। शुरुआत निर्दोष, निर्मल, तो अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि निक बार रा आ रहा है तो रा जो है हलंत लगेगा, यानी स्वर से रहित है वो। ठीक है, फिर आते हैं 10वां दुष् है। दुष् का अर्थ जो निकलता है बुरा या कठिन, दुष्कर, दुस्साहस। ठीक है, समझ गए ये जो है। इसके बाद आइए ग्रामर देखिए। दुर, बुरा या कठिन, हालांकि दोनों उपसर्ग का जो है एक ही अर्थ निकल रहा है। कई लोग जो हैं संस्कृत के 19 ही उपसर्ग बताते हैं कि संस्कृत के 19 उपसर्ग ही हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, तो इन दोनों को एक कर दिया गया वहाँ पर लेकिन हमने यहाँ 22 उपसर्ग मैंने लिया है। तो आइए देखिए, दुर्गा, बुरा या कठिन, जब इसका हम शब्द बनाएंगे दुरात्मा, दुर्गति, दुर्बल। इसमें देखिए दुरात्मा, दुर्गति, दुर्बल, उच्चारण करेंगे तो अपने आप जो है उपसर्ग जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आइए 12वां देखते हैं। वी से विरोध, इसका अर्थ निकलेगा विशेष, अभाव। तो जब हम शब्द बनाएंगे तो विज्ञान, विशेष, विवाद, इस तरह से और भी शब्द रहेंगे। फिर आइए 13वां देखिए। अंग या अ उपसर्ग है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, तक या स्वीकृति, कम या सहित, ये सब अर्थ निकलते हैं। इनसे हम जब इन उपसर्ग से शब्द बनाएंगे तो आजन बन जाएगा, आमड़ बन जाएगा, आहार बन जाएगा। आइए हम देखते हैं। आइए हम जो है 14वां उपसर्ग देखते हैं संस्कृत के। नी का जो अर्थ निकलता है उपसर्ग का नीचे या निश्चित या निषेध। जब हम इससे शब्द बनाएंगे निवास, नियुक्त। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। 15वां उपसर्ग देखते हैं। अधि का जो उपसर्ग का अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या ऊपर। इससे जो शब्द बनता है अधिकार, अधिपति, अधिभार, अभियुक्त। इस तरह से ये अधिभार हो गया, अधिपति हो गया, अधिकार हो गया। इसके बाद 16वां देखिए। अति का जो अर्थ निकलता है इसे आप जानते हैं, ये स्वाभाविक से इसका अर्थ आप लोगों को मालूम होगा। अति का है अधिक या बाहर, अति उत्तम, अत्यंत, अत्याचार। देखिए फिर शब्द ऐसे आ गए आधा त्या वाले, ये आपको परेशान करेंगे, लेकिन इसका एक ही सलूशन मैंने आपको बताया कि इन शब्दों का आप संधि विच्छेद कीजिए, यानी शब्द को तोड़िए, और सब तोड़ने के बाद में क्लियर हो जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ये सब चीज़ें अभ्यास से आएंगी। कोई भी चीज़ें हिंदी के व्याकरण में कोई भी चीज़ें हों, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं आएगी। अभ्यास जितना करेंगे वो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होंगी। तो इसे अति उत्तम है, अत्यंत है, अत्याचार, ये सब में यण संधि है। अत्यधन उत्तम हो जाएगा, अत्यधन अंत हो जाएगा, अत्यधन आचार हो जाएगा, जो संधि विच्छेद बनेगा। तो जब ये मिल जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। फिर आते हैं 17वां जो है सु का जो अर्थ निकलता है सुंदर या अच्छा। तो इससे क्या बनेगा, सूक्ति, सुमन, स्वागत, उत्तम, उत्साह। अब देखिए यहाँ स्वागत क्या है, ये आदर्शा है, ये आपको परेशान कर देगा। इसको आप संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, इसमें यण संधि है। उत्तम है, अत्यधन उत्तम, अत्यधन उत्तम, अधनो ये हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, इस तरह से। फिर है आपका 18वां है उत्धन, उत और उद, ये दोनों अक्षर एक साथ लिखे, इसलिए मैंने लिखे हैं कि अक्षर जो है दोनों सेमी माना जाता है। तो इसका जो अर्थ निकलता है उत्कर्ष या ऊपर, तो उत्सम और उत्साह हो जाएगा आपका। फिर आता है अगला 19वां अक्षर जो आता है अभि। अभि का अर्थ होगा और, सामने या निकटता, निकटता। इससे जो शब्द बनेंगे अभिमान, अभियान। ठीक है, इस तरह से। आइए देखते हैं 20वां उपसर्ग परि। परि का जो अर्थ होता है वह चारों ओर, पूर्णता। इसे जो शब्द बनेंगे परिक्रमा, परिश्रम, परिवार, ये सब बन सकते हैं। फिर 21वां उपसर्ग देखिए उप। उप का अर्थ जो होता है समीप। जैसे मैंने आपको उपसर्ग जो
शब्दों को तोड़ के बताया था। उप जो है समीप या छोटा, इससे जो शब्द बनेंगे उपवन, उपकार, इस तरह शब्द बनेंगे। फिर है जो 22वां उपसर्ग है लास्ट वाला अपि, इसका जो आप निकलेगा निकट या संबंध, इससे जो शब्द बनेंगे अपिधान और अपील। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया हूँ, और कौन सा उपसर्ग का क्या अर्थ निकलता है जब उनको शब्दों में जोड़ते हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उपसर्ग उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो उपसर्ग है यह केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी जो हैं 10वीं और 12वीं के, इनके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि हमारे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके सिलेबस में उपसर्ग है, और उपसर्ग जो है 3 अंक का आता है, तो वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उनमें जो उपसर्ग आता है 10th क्लास में ऐसे दे देंगे कि ऐसे 4-5 विकल्प दे देते हैं। ऐसे नी दे दिया, अद दे दिया, अत दे दिया, सु दे दिया, और उनसे कह दी नी से 3 शब्द बनाइए, अद से 4 शब्द बनाइए, अत से 3 शब्द बनाइए, सु से 5 शब्द बनाइए। तो पहले हम ये क्या है, ये आप इसके जब अर्थ क्लियर कर लेंगे इसका अर्थ क्या निकलता है, तो आपको जो है शब्द बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उपसर्ग सबसे आसान चीज है, बस आपको देखना है कि जब हम उपसर्ग को अलग करें जो शब्द बचे उसका अर्थ निकलना चाहिए। देखिए आप निवास है, अगर नी अलग कर देंगे वास, वास मतलब रहने का स्थान, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, अधिकार में अध निकाल देंगे कार शब्द बनता है करने वाला, पति मतलब स्वामी, यहाँ भार मतलब वजन से होगा, उत्तम मतलब जानते ही हैं, अंत मतलब समझते ही हैं, आचार मतलब समझते ही हैं, उक्ति मतलब कथन, सुमन सुंदर मान, ऐसे हम अगर कुछ भी कह सकते हैं, स्वागत, आगत, आने वाला। इस तरह से आप देखिए जब हम उपसर्ग को हर शब्द से अलग करते हैं तो जो है जो शब्द बच रहा है उस सबका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये चीजें अभ्यास की हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग समझाने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में न छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथ नोटबुक रखें और तुरंत जो है वीडियो से अपना नोट करते रहें। ये आपके आज के लिए भी, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगा, हमेशा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, उनके अर्थ कितने होते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। हालांकि कहीं कहीं जो है हिंदी के उपसर्ग जो है कोई बताता है 10 हैं, लेकिन मैंने आपको 13 बताया इसके वीडियो में, तो हम आपको 13 उपसर्ग बताएंगे। वैसे अधिकतर जो प्रयोग होता है वह केवल 10 ही होता है, और संस्कृत में जो उपसर्ग प्रयोग होता है हिंदी में वह 19 होता है, लेकिन 22 उपसर्ग मैंने बताए हैं, इससे कोई चीज़ छूटने न पाए। और जो है जो तीसरा है वह है अरबी फारसी का 19 उपसर्ग। खैर छोड़िए, जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा उपसर्ग पार्ट 3, उसमें हम हिंदी की जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका अर्थ क्या होता है और उन उपसर्गों से हम शब्द कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए इस बस इतना ही, धन्यवाद।